नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करने से लेकर सोमवार को मची अफरा तफरी के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बजट का विधानसभा में पेश करने को मंजूरी दे दी है। बता दें, दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार का बजट पेश करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को रोक लगा दी थी, जिस पर आप और बीजेपी के बीच आरोप और प्रत्यारोप की स्थिति देखने को मिली। वहीं बजट पर रोक को लेकर सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि एक दिन के लिए दिल्ली का बजट रोककर किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। आप अपना काम करें और हमें दिल्ली की जनता का काम करने दें। आज दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश होना था। दुर्भाग्यवश कल शाम को केंद्र सरकार ने उस बजट पे रोक लगा दी। इससे एक अनप्रेसिडेंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हुआ। उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, उन ऑब्जर्वेशंस का हमने जवाब भेज दिया। आज उस बजट पे उनकी सहमति आ गई है। अब आप इस पूरे प्रकरण को देखिए कि इससे किसका भला हुआ। वही बजट, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं किया, कोई फिगर्स नहीं बदले, सेम बजट के ऊपर आज उन्होंने सहमति दे दी। तो इससे तो केवल एक ही चीज साबित होती है, उनके अहंकार को संतुष्टि मिल गई इस पूरे प्रोसेस से। दिल्ली बजट पर मंगलवार को सियासी ड्रामा देखने को मिला, जहां बाद में गृह मंत्रालय से दिल्ली बजट को मंजूरी मिल गई। वहीं इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार और एलजी पर निशाना साधा। पूरी दिल्ली घूम के देख लीजिए आप, दिल्ली के अखबार निकाल के देख लीजिए आप। पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी, कभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी, कभी मध्य प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, इनके होर्डिंग लगे हुए हैं पूरी दिल्ली में। हर बस स्टैंड पे इनके होर्डिंग लगे हुए हैं। और गुड़गांव के अंदर आप चले जाइए तो एक खंबा नहीं मिलेगा आपको, मेट्रो का एक खंबा जिसके ऊपर प्रधानमंत्री और खट्टर जी के होर्डिंग ना लगे हो। आप जाके देख लीजिए, आप जिधर नजर घुमाएंगे वहां पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों की तस्वीरें नजर आएंगी। आपको वो नजर नहीं आती, वो एडवर्टाइजमेंट। दिल्ली के अंदर क्या हक है उनको एडवर्टाइजमेंट देने का? वो तो यूपी और मध्य प्रदेश से भी दिल्ली में एडवर्टाइजमेंट करेंगे। और दिल्ली की सरकार एडवर्टाइजमेंट करे तो केंद्र सरकार का कोई बाबू बताएगा हमें कि हमको क्या हक है क्या हक नहीं है। ये गलत है और ये झूठ है और ये बहुत शर्म की बात है कि केंद्र सरकार ऐसे झूठ जो है प्लांट कर रही है। ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत शर्मनाक है। कहा जा रहा है और झूठ कहा जा रहा है, झूठ बार बार कहा जा रहा है कि साहब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा कम है, एडवर्टाइजमेंट का बजट ज्यादा है। कमाल है, आप इतनी बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? 20,000 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर है दिल्ली के बजट में। और जो एडवर्टाइजमेंट का बजट है वो पिछले साल भी उतना ही था जो इतने साल है, करीब 500 करोड़ रुपए है। मैं जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को और मैं चैलेंज करना चाहूंगा उनको, आइए मैदान में। झूठ की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जब आमने सामने की लड़ाई हो, दूसरा आदमी सोर्सेस के पीछे छिपा हो, तो वो आदमी झूठ बोल रहा है। केंद्र सरकार और एलजी के दफ्तर से सारी खबरें सोर्सेस के हवाले से क्यों आ रही हैं? सोर्सेस का क्या मतलब है? मतलब यह है कि उसकी जवाबदेही कोई नहीं है, आप झूठ बोल दो और सोर्स पे डाल दो। दिल्ली सरकार की तरफ से वित्त मंत्री ट्वीट कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट, खुद अपने हैंडल से। मुख्यमंत्री अपने हैंडल से ट्वीट करके कह रहे हैं कि यह सच्चाई है। एलजी साहब अपने हैंडल से कुछ नहीं कह रहे, ना केंद्र सरकार की तरफ से कुछ कहा जा रहा। सोर्स के नाम से झूठ जो है फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये एलजी साहब के दफ्तर को शोभा नहीं देता और ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। एलजी साहब के दफ्तर से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो रहा है और लगातार हो रहा है।
दिल्ली बजट को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच सुने क्या कुछ बोला बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने। मुहिम राष्ट्रपति का एसेंट होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, उनसे परमिशन लेना है। तो ये एमएचए के पास भेजा गया। एमएचए ने एक बहुत विनम्र चिट्ठी लिखा कि देखिए एलजी साहब ने हमें फोन नहीं किया है, मगर आपने, अरविंद केजरीवाल जी, आपने एक चिट्ठी भेजी है जिसमें एलजी साहब के 3-4 प्रश्न हैं। ये बाइंडिंग नहीं है, मगर उनके प्रश्न हैं तो अच्छा होगा, तो आप उसका उत्तर दे दीजिए। इसका क्या क्लैरिफिकेशन होगा वो भी लिख दीजिए बगल में, और आप उस प्रश्न को लिखकर यहां भेज दीजिए, उत्तर लिख के यहां भेज दीजिए। ये 17 तारीख को चिट्ठी एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से दिल्ली सरकार को मिल जाता है। 17 तारीख को चिट्ठी मिल गई थी दिल्ली सरकार को। 17 को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल जी उस चिट्ठी को दबा के बैठ जाते हैं। 18 तारीख को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल उस फाइल को दबा के बैठे हुए होते हैं। 19 तारीख को कुछ नहीं करते हैं, उस फाइल को दबा के बैठे हुए होते हैं। 20 तारीख को कुछ नहीं करते हैं, पूरा दिन दबा के बैठते हैं, और 20 तारीख को 9:30 बजे रात को ये चिट्ठी भेजते हैं। 20 तारीख को 9:30 बजे चिट्ठी भेजते हैं और 10 बजे एलजी साहब ने हस्ताक्षर कर दिए। देखिए, नन ऑफ दीज, जो भी रिकमेंडेशन एलजी देते हैं, ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, यही डेमोक्रेसी है। उसमें उन्होंने अपना सुझाव दिया है, उस सुझाव पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि यहां पर कोई माई बाप नहीं है, माई बाप जनता है। यहां पर कोई राजाधिराज नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वो सही है, मुझसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। कुछ सवाल पूछे जाएंगे, भैया आप इतने करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हो, करने चाहिए नहीं करने चाहिए, क्यों नहीं पूरा पैसा आपको आयुष्मान भारत का मिल रहा है, लीजिए ना, गरीबों को आप डबल बेनिफिट दीजिए ना थोड़ा। ये सवाल पूछने में क्या हर्ज है, आप उसमें उत्तर दे देते। तो स्वाभाविक रूप से ड्रामा ड्रामा ड्रामा। ये अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी का एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य है। वो बजट नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं है, इट इज ड्रामा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोंडा दौरे पर रहे, जहां सीएम ने विकास भवन में पहुंचकर मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान आयुक्त और डीआईजी समेत अन्य आला अफसर मौजूद रहे। सीएम ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, सुनिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जनपद में विकास के कार्य बहुत अच्छे ढंग से सकारात्मक रूप से आगे बढ़े हैं। 4 जनपदों में से 3 जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य या तो पूरे हो गए हैं या पूरे होने की स्थिति में हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 3 जनपद इस कमिश्नरी के ऐसे हैं जो एस्पिरेशनल हैं। उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बावजूद भी वहां पर इस पूरी कमिश्नरी के अंदर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव निवेश के आए हैं। एक सकारात्मक दिशा में सोच है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहाँ के उद्यमियों और व्यापारियों को इसके लिए प्रेरित किया और सकारात्मक माहौल दिया है। आज बहुत सारे मुद्दों पर चारों जनपदों के माननीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। हम इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं आप सबको, मैं जब आया था तो बड़ी आंधी तूफान यहाँ पे आने वाली थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपके भय से लगता है कि मौसम भी अब अच्छा हो गया है। और जो सूचना विभाग के लिए आपने कहा है यहाँ पे कार्यालय के लिए, मीडिया के लिए, वो हम यहाँ पे। अतीक अहमद के धूमनगंज स्थित ऑफिस पर मंगलवार को बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ छापा मारा गया। इस दौरान कई असलहा एवं करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए। पुलिस को सूचना मिली थी कि अतीत गैंग के लोगों ने और उसके परिवार के सदस्यों ने अपने असलहे और कैश को खंडहर हो चुके दफ्तर में छुपा रखा है, ताकि किसी को यहां पर शक न हो। आशंका जाहिर की जा रही है कि उमेश पाल की हत्या में उपयुक्त असलहे यहीं पर छुपा कर रखे गए थे।
माफिया अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ एक्शन के बाद शूटर गुलाम मोहम्मद के घर को तोड़े जाने के बाद गुड्डू मुस्लिम की बारी आ सकती है। बाइक से उतरकर झोले में से बम निकालकर बरसात करने वाले गुड्डू मुस्लिम का अगला नंबर है। बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल की हत्या बीते 24 फरवरी को दौड़ा कर दी गई थी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, देखिए रिपोर्ट। उमेश पाल की दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद योगी प्रशासन का बुलडोजर थमने का नाम नहीं ले रहा। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ एक्शन के बाद शूटर गुलाम मोहम्मद के घर को तोड़े जाने के बाद अब गुड्डू मुस्लिम की बारी आ सकती है। बाइक से उतरकर झोले में निकालकर बम की बरसात करने वाला गुड्डू मुस्लिम का नंबर अब आ चुका है। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल की हत्या बीते 24 फरवरी को दौड़ाकर कर दी गई थी। जब इसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब साफ तौर पर देखा गया कि गुड्डू मुस्लिम किस तरह से बम बरसा रहा था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी ये बता रहे हैं कि उमेश पाल की हत्या के दौरान गुड्डू मुस्लिम सफेद कमीज पहने बाइक से उतरा और उसके बाद बमों की बरसात कर देता है। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे गुड्डू बमबाज एक के बाद एक बम फेंकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कब कब कैसे कैसे एक्शन हुआ। 1 मार्च का दिन था जब जफर अहमद का घर जमींदोज कर दिया गया। इसके बाद 2 मार्च के दिन एक और आरोपी सफदर अली की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई होती है और बुलडोजर गरजता है। फिर तारीख बदलती है लेकिन कार्रवाई वही होती है। 3 मार्च के दिन माशूक 3 की हवेली पर वार होता है, जबकि 20 मार्च को शूटर गुलाम के घर पर प्रहार होता है। शूटर गुलाम वही जिसने उमेश पाल पर दूसरा फायर किया था, जो कि दुकान के अंदर से बाहर निकलते हुए हुआ था। यानी साफ है माफियाओं पर एक्शन जारी है। मिट्टी में मिला देने वाली कार्रवाई भी जारी है। उमेश पाल के कातिल फरार हैं, लेकिन शूटरों के घर पर बुलडोजर से वार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरदोई में लुटेरों के हौसले बुलंद है। क्या है ताजा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनंत त्रिवेदी। हरदोई के मल्लामा में आज लुटेरों ने अपना हाथ साफ किया। आपको बता दें कि एक महिला जो कि अपनी मां को छोड़ने गई थी, रिक्शे पे बैठाकर वापस आ रही थी, तो रास्ते में 2 बाइक सवार जो कि नकाबपोश थे और उस महिला के गले पर हाथ मारा और चैन छीनकर मौके से फरार हो गए। हालांकि महिला ने उनके पीछे दौड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन महिला असफल रही क्योंकि वो बाइक से थे युवक, और आपको बता दें कि हीरो होंडा डिलक्स बाइक थी जिससे युवक फरार हो गए हैं। अब पूरे मामले पर पुलिस को ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की तलाश पुलिस कर रही है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में धामी सरकार कई बड़े और फैसले लेकर देश के अन्य राज्यों में मिसाल कायम करना चाहती है। धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की बात हो या फिर अयोध्या में राज्य अतिथि गृह बनाने की बात हो, कुल मिलाकर प्रदेश सरकार हिंदुत्व के एजेंडे पर फोकस करने की कवायद में जुटी हुई है। इसी के तहत जुलाई तक उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश को देश का पहला राज्य बनाना चाहते हैं। सीएम धामी ने बजट सत्र के दौरान इसके संकेत भी दिए हैं, देखिए रिपोर्ट। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी साल नवंबर में राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर भी धामी सरकार मुद्दों को लेकर रण में उतरने को बेताब दिखाई दे रही है। यानी कि धामी सरकार के लिए साल 2023 और 24 चुनावी परीक्षा का साल भी होगा। सरकार के एक के बाद एक सामने आ रहे फैसले संकेत दे रहे हैं कि चुनावी साल में उसका मुद्दा हिंदुत्व के एजेंडे पर जोर देने का होगा। कैसे, अब वो भी समझिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सीएम धामी के उस बयान को समझा जा सकता है जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि जुलाई तक उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। इसके साथ ही भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे में शामिल
अयोध्या के राम मंदिर को लेकर हिंदुओं की भावनाओं को जगाने की कोशिश भी सरकार की ओर से होती हुई दिखाई दे रही है। सीएम धामी ने ऐलान किया है कि धामी सरकार अयोध्या में एक अतिथि गृह बनाएगी ताकि राज्य के लोग जब वहां जाएं तो उन्हें आवासीय सुविधा मिले। इसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से 1 एकड़ जमीन मांगी गई है। यूपी सरकार की ओर से बकायदा सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। राज्य में जबरन धर्मांतरण परिवर्तन के खिलाफ सरकार सख्त कानून बना चुकी है। अब सत्ताधारी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बकायदा इसके प्रचार का जिम्मा सौंपा जा रहा है। बूथ स्तर तक सरकार के जिन बड़े फैसलों को लोगों तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की गई है, उसमें धर्मांतरण को रोकने का कानून सबसे ऊपर है। हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर अब सियासत भी तेज हो रही है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर चुनाव आते आते हमने देखा कि भाजपा का एक ही मॉडस ऑपरेंडी रहता है और वो है हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदू मुसलमान करने का। तो हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, धर्म की राजनीति की आड़ आप ले रहे हैं, क्योंकि हर मोर्चे पर आप विफल साबित हुए हैं। युवाओं को आप संतुष्ट नहीं कर पाए, महिलाओं के प्रति अपराधों को आप नहीं रोक पाए, किसानों को की आपने दुर्दशा कर दी है, कानून व्यवस्था पटरी से पूरी तरह से प्रदेश में उतर चुकी है, रसूखदारों की सरकार चल रही है और जनता की आप बीती को कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए अब आपके पास एक ही डूबते को तिनके का सहारा है और वो है हिंदुत्व का एजेंडा। देखिए, सीएम साहब जनहित में फैसले ले रहे हैं। सीएम साहब ने अभी बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि नकल विरोधी कानून लाकर, जो देश का सबसे सशक्त कानून है, जो गरीब मजदूर किसान के बच्चे जिनके पास पैसा नहीं होता था, जिनके पास भ्रष्टाचार में देने के लिए पैसे नहीं थे, आज गरीब मजदूर किसान के बच्चों को नौकरी मिलेगी, भ्रष्टाचार रुकेगा, नकल विरोधी मजबूत कानून आया है। इसके लिए मैं सीएम साहब को बधाई देता हूं। और ये बहुत अच्छे काम धर्मांतरण कानून लेकर हमारे धामी जी लेकर आए हैं। अभी कॉमन सिविल कोड का कानून लेकर आए हैं। महिलाओं को 30% आरक्षण धामी जी ने की सरकार ने दिया है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि हम समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं और महिलाओं को 30% सरकारी नौकरियों में देने की बात कही है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्य और मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम के कायाकल्प योजना के जरिए राज्य में भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करेगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये नारा और जोर पकड़ेगा। इसके साथ ही धामी सरकार हरिद्वार में हर की पैड़ी गलियारा बनाने की योजना पर जोर दे रही है। इन सभी योजनाओं को धामी सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए संकेत दे दिया कि धामी के एजेंडे पर हिंदुत्व प्राथमिकता पर होगा। अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार एक साथ दो निशाने साधते हुए काम कर रही है। एक तरफ धामी सरकार राज्य के लोगों को बड़े उत्साह के साथ मनाने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ चुनाव से पहले आम जनता को हिंदुत्व के एजेंडे के साथ जोड़े रखने का भी काम कर रही है, ताकि उसका चुनावी लाभ आगामी लोकसभा चुनाव में मिल सके। हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा की यह रिपोर्ट देखिए। राज्य की धामी सरकार लगातार एक के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय लेती हुई नजर आ रही है। धामी सरकार ने जहां सत्ता संभालने के साथ ही यूसीसी कानून पर बड़ा निर्णय लिया था, उसके बाद धर्मांतरण कानून को लेकर भी राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया था। साथ ही ये कह सकते हैं कि अब जिस प्रकार के निर्णय धामी सरकार यहां पर ले रही है, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि 2024 का जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित करा, उस लक्ष्य को पाने के लिए इस तरह के निर्णय काफी मददगार साबित होंगे। ये भी कह सकते हैं कि राजनीति में जो धर्म की राजनीति के लिए बीजेपी जानी जाती है, उस राजनीति को लेकर यानी धर्म के एजेंडे को लेकर धामी सरकार भी आगे बढ़ती नजर आ रही है। और जो निर्णय सरकार की तरफ से लिए गए, वो धर्म की राजनीति की ओर ही इशारा कर रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि 24 की बिसात पर एक बार फिर धर्म का एजेंडा सबसे बड़ा आगे शामिल होगा। कैमरामैन हसना साथ अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।